हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप एज़ यूज़ुअल आप लोग बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, तैयारी चल रही होगी। आज सेट डालने में कुछ देरी हुई, लेकिन सेट हमारा तैयार है और आपके साथ सेट नंबर 16 मैं आज शेयर कर रही हूं, जो हमारे बिहार विशेष की 16वीं कड़ी है। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं, हमारा लक्ष्य है कि बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी परीक्षा में आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करवाना, या बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, बिहार एसएससी हो, बीपीएससी हो, सभी परीक्षाओं को केंद्रित करके इन प्रश्नों को आपके समक्ष ला रही हूँ। तो आइए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं सेट 16। लेकिन शुरू करने से पहले वही कहूँगी स्टूडेंट्स कि आप भी हमारे साथ सॉल्व कीजिए और अपने प्राप्तांक को कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइए। तो आइए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं सेट नंबर 16। हमारा आज का पहला प्रश्न है स्टूडेंट्स, शीर्षा प्रशासन में लगान एवं अर्थव्यवस्था से संबंधित विभाग को क्या नाम था। शीर्षा का जो प्रशासन था उसमें लगान और अर्थव्यवस्था जो था, इससे संबंधित विभाग का नाम क्या था। ए दीवाने हतसिब, बी दीवाने वजारत, सी दीवाने रसखान, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, दीवाने वजारत। क्या हो जाएगा, दीवाने वजारत। शेर शाह ने किसको मालवा का सूबेदार नियुक्त किया था। शेर शाह के शासनकाल में मालवा का सूबेदार कौन था। ए रईस जमाल, बी बहार खान, सी सुजात खान, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी सुजात खान। शेर शाह के शासनकाल में मालवा का सूबेदार कौन था, सुजात खान था। सयादवाद का अर्थ क्या होता है। सयादवाद का अर्थ क्या होता है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए में है अतः, बी तकरीबन, सी संभवतः और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संभवतः। कौन हो जाएगा सही आंसर, संभवतः। सयादवाद को अन्य किस नाम से जाना जाता है। सप्तभंगी न्याय, अष्टभंगी न्याय, सप्तऋषि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सप्तभंगी न्याय। क्या कहते हैं इसे, सप्तभंगी न्याय के नाम से भी जाना जाता है। संथाल परगना जिलाधीश कौन बनाया गया था। अर्थात कि जब संथाल परगना बना तो जिलाधीश किसे बनाया गया था, आपको बताना है। ऑप्शन ए बडाल, बी एशली एडन, सी सोरेना विलिया, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा एशली एडन। संथाल परगना जब ज़िले बना था तो उसके प्रथम जो ज़िलाधीश थे उनका नाम था एशली एडन। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है। ए अनुच्छेद 214, बी अनुच्छेद 212, सी अनुच्छेद 215 और डी अनुच्छेद 213। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 213, यानी ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, अनुच्छेद 213 हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, चूनापुर हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है। चूनापुर हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है। ऑप्शन है आपका यहाँ पर भागलपुर, कटिहार, सी में गया, डी पूर्णिया। चूनापुर हवाई अड्डा कहाँ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्णिया। ये एक वायुसेना का रक्षा हवाई अड्डा है, सैनिक हवाई अड्डा के तौर पर इसका प्रयोग करते हैं। बिहार में कुल ऊर्जा उत्पादन का कितना प्रतिशत ताप विद्युत कोयला आधारित के रूप में होता है। यानी बिहार में जो ऊर्जा का उत्पादन है उसमें कितना परसेंट तापीय विद्युत ऊर्जा है, यानी कि कोयला से जिसका उत्पादन किया जाता है, जिसे हम थर्मल कहते हैं। ऑप्शन ए 75.6, बी 80.5%, सी 83.6 एंड डी 70.7%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 83.6%। क्या हो जाएगा, 83.6% हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। शेरशाह प्रशासन में राजकीय आदेश एवं पत्राचार विभाग का क्या नाम था। यानी कि शेरशाह का जो प्रशासन था इसमें आपको
जो राजकीय आदेश पारित होते थे या पत्राचार का जो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट था उसका क्या नाम था? ए दीवान इंशा, बी दीवान ख़ास, सी दीवान मंशा, डी दीवान रसूल। तो इसका नाम क्या था? इसका नाम था दीवान इंशा। क्या नाम था इसका? इसका नाम था दीवान इंशा। क्या नाम था? दीवान इंशा। संविधान के अनुच्छेद 213 से राज्यपाल के अध्यादेश कितने माह तक प्रभावी रहता है? यानी संविधान का अनुच्छेद 213 है, उसके अनुसार राज्यपाल का जो अध्यादेश है वो कितने माह तक प्रभावी रहता है? ए 4 माह, बी 5 माह, सी 3 माह, डी 6 माह। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 माह। क्या आंसर हो जाएगा? 6 माह। कहलगांव सुपर थर्मल पावर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कहलगांव में जो सुपर थर्मल पावर है इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? वर्ष ए 1991, बी 1990, सी 1993, डी 1992। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी 1992। क्या हो जाएगा? डी 1992। क्वेश्चन है संत मखदूम शेख शरफुद्दीन का निवास स्थान कहाँ था? शेख शरफुद्दीन जो बुज़ुर्ग थे, पीर थे, इनका निवास स्थान कहाँ था आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन 4 ऑप्शन है हमारे समक्ष। ए लखदुम कुंड राजगीर, बी वेणुवन राजगीर, सी मखदुम कुंड राजगीर, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो शेख शरफुद्दीन थे इनका जो निवास स्थल था ये मखदुम कुंड राजगीर में था। कहाँ था? मखदुम कुंड राजगीर में। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना कुल कितने एकड़ भूमि में फैला है, जिसे हम पटना ज़ू के नाम से जानते हैं? आपको बताना है कि जैविक उद्यान पटना में कुल कितनी एकड़ भूमि में फैला हुआ है। ए 16,400 एकड़, बी 153 एकड़, सी 18,500 एकड़, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 153 एकड़। ये ज़ू की जो कुल भूमि है वो 153 एकड़ है। सबसे कम लिंगानुपात वाला ज़िला कौन है? ए भागलपुर, बी सुल्तानगंज, सी बाढ़ और डी मुंगेर। सबसे कम लिंगानुपात वाला ज़िला कौन है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर मुंगेर। क्या हो जाएगा? मुंगेर। शेरशाह प्रशासन में खुफिया विभाग या गुप्तचर विभाग का क्या नाम था? ए दीवाने बरीद, बी दीवाने सरिया, सी दीवाने इंशा और डी दीवाने मंशा। तो यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा दीवाने बरीद। जो खुफिया गुप्तचर विभाग था उसे दीवाने बरीद कहते थे। क्या बोलते थे? दीवाने बरीद। संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत बिहार की किस भाषा को सम्मिलित किया गया? यानी संविधान की 8वीं अनुसूची में बिहार की किस भाषा को सम्मिलित किया गया? ए मगही, बी मैथिली, सी भोजपुरी और डी हिंदी। तो किस भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? मैथिली को। किसको किया गया था? मैथिली को। शेरशाह प्रशासन में सैन्य व्यवस्था का प्रधान कौन होता था? शेरशाह का जो प्रशासनिक व्यवस्था था उसमें सैन्य व्यवस्था का प्रधान कौन होता था? ए दीवाने मंशा, बी दीवाने अरीज, सी दीवाने इंशा और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कि दीवाने अरीज। आप एक चीज़ सोच रहे होंगे कि आज मैंने शेरशाह से बहुत सारे प्रश्न दे रखे हैं, तो मैं चाह रही थी कि जो बिहार का एक प्रमुख शासन व्यवस्था रहा शेरशाह का, जो बिहार से निकलकर पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत किया, उससे संबंधित कुछ प्रश्न आपके साथ रखूं क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट हैं। आगे के प्रश्नों को देखिए। सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़े ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण के रचयिता कौन है? शतपथ ब्राह्मण के रचयिता कौन है? ए याज्ञवल्क्य, बी चालुक्य, सी महेंद्र वर्मन और डी इनमें से कोई नहीं। तो शतपथ ब्राह्मण के जो रचयिता हैं वो याज्ञवल्क्य हैं और ये सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। स्मार्ट शहर मिशन योजना के तहत कब बिहार के भागलपुर ज़िला को शामिल किया गया? यानी कि स्मार्ट शहर में भागलपुर को शामिल कब किया गया? ए
मई 2015, बी मई 2016, सी मई 2016 और डी मई 2018। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा सी मई 2016। भागलपुर को स्मार्ट सिटी की कैटेगरी में जो शामिल किया गया वो मई 2016 में। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है? समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है? ए 56 मीटर, बी 58 मीटर, सी 54 मीटर और डी 53 मीटर। बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी 53 मीटर। बिहार से समुद्र तल की जो औसत ऊंचाई है वो 53 मीटर है। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। ये कब हुआ था ये घटना? 15 अगस्त 1766, 18 अगस्त 1745, 12 अगस्त 1765 या 13 अगस्त 1764। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 1764 में प्लास बक्सर का युद्ध हुआ था और इसी युद्ध के बाद इलाहाबाद में एक समझौता हुआ था शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड क्लाइव के बीच, जिसमें बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी दी गई थी और अंग्रेज़ी हुकूमत ने शिताब राय को यहाँ का दीवान नियुक्त किया था। तो ये घटना घटी थी 12 अगस्त 1765 को। कब हुई थी? 12 अगस्त 1765 को। स्थविर संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? ये बौद्ध धर्म का ही एक शाखा था। महाकच्छायन, महावच्छायन, हीनयान या फाहियान। यहाँ ऑप्शन है आपके पास। ये फाहियान तो एक व्यक्ति था, तो आप प्रवर्तक के रूप में से देख सकते हैं। हीनयान जबकि एक व्यक्ति नहीं था। महाकच्छायन भी था और महावच्छायन भी था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाकच्छायन। स्थविर संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? महाकच्छायन था। अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया? ये जो अस्थाई बंदोबस्ती है ये किसके साथ की गई थी? ए ज़मींदारों, बी किसानों, सी तलुकदारों और डी पट्टेदारों। किसके साथ की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ज़मींदारों के साथ। किसके साथ की गई थी ये? ज़मींदारों के साथ। आइए आगे के प्रश्नों को देख। प्रश्न है सच्चिदानंद सिन्हा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ए 11 नवंबर 1872 आरा, बी 10 नवंबर 1871 आरा, सी 3 नवंबर 1873 आरा, डी 12 नवंबर 1870 आरा। देखिए ये तो स्पष्ट है कि सच्चिदानंद सिन्हा आरा से ताल्लुक़ रखते थे, आरा में उनका जन्म हुआ था। अब आपको डेट और ईयर को कंफर्म करना है कि वो क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो होगा 10 नवंबर 1871 आरा में। सही आंसर क्या हो जाएगा? 10 नवंबर 1871 आरा में। प्रश्न है सहरसा तथा पूर्णिया के उत्तरी सीमांत क्षेत्रों में किस प्रकार के वन की पट्टी पाई जाती है? सहरसा और पूर्णिया का जो उत्तरी सीमांत क्षेत्र है वहाँ किस प्रकार के वन की पट्टी पाई जाती है? ए चीड़, बी सागवान, सी देवदार और डी शाल। यानी चीड़, सागवान, देवदार और शाल में आपको बताना है कि सहरसा और पूर्णिया के क्षेत्र में कौन से वन हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा शाल। शाल के वन वहाँ पाए जाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 526 देखते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पहले ही तय कर रखा है कि हम लोग 50-50 क्वेश्चनों के सेट के साथ मिनिमम 1000 क्वेश्चन बिहार से संबंधित करेंगे, जो सभी परीक्षाओं के केंद्र को रखकर बनाए गए हैं, सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगे। सियार उल मुताखरीन की रचना किसने की? सियर उल मुताखरीन की रचना किसने की? आपको बताना है। ऑप्शन है ग़ुलाम हुसैन तब्तबाई, बी ग़ुलामी नहीं आज़ाद, सी ग़ुलाम गुलफार्म और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसके रचयिता कौन थे? ग़ुलाम हुसैन तब्तबाई। ग़ुलाम हुसैन तब्तबाई थे। सभापति या उपसभापति के सदस्यों के द्वारा कम से कम कितने दिन के पूर्व सूचना देकर प्रस्ताव लाकर बहुमत के द्वारा हटाया जा सकता? यानी कि किसी भी सदन में सभापति और उपसभापति को सदन से हटाने के लिए उसके खिलाफ जो प्रस्ताव लाया जाता है वो कम से कम कितने दिन पूर्व लाना होगा हटाने से? ए 13 दिन, बी 12 दिन, सी 14 दिन, डी 15 दिन।
इसका पीरियड क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 दिन। किसी भी पर भी प्रस्ताव लाने से पहले 14 दिन उसको पूर्व बताना होता है। सर गणेश दत्त का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ए 1858 नालंदा, बी 1867 नवादा, सी 1868 नालंदा और डी 1868 नवादा। देखिए, दो ऑप्शन में आपके पास नालंदा है और दो ऑप्शन में नवादा है। आप पहले ये क्लैरिफाई कीजिए कि उनका जन्म हुआ कहाँ था। जब आपको अगर जन्म पता होगा तो ऑटोमेटिक दो ऑप्शन आपके साइड हट जाएंगे। जैसे उनका जन्म नालंदा में हुआ था, तो अब यहाँ आपके दो ऑप्शन साइड हो जाते हैं नवादा वाले, क्योंकि उनका जन्म नालंदा में हुआ। तो इन दो में से ही कोई सही आंसर होगा और सही आंसर है 1868 नालंदा। इनके नाम पे बेगूसराय में एक कॉलेज है, सर गणेश दत्त कॉलेज, जिसका नाम जीडी कॉलेज के नाम से हम लोग जानते हैं। सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला कौन है? ए सुपौल, बी बरबीघा, सी नगर नौसा और डी शेखपुरा। सबसे कम जनसंख्या, तो सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा ज़िला में है। किस ज़िला में है? शेखपुरा ज़िला में है। साक्षरता के दृष्टिकोण से सर्वाधिक साक्षर ज़िला कौन है? यानी कि अगर हम बात करें एजुकेशन की, तो सबसे ज़्यादा साक्षर ज़िला कौन है? ए रोहतास, बी भागलपुर, सी पूर्णिया और डी मुंगेर। सबसे अधिक साक्षर ज़िला कौन है? तो वो है, साक्षरता के दृष्टिकोण से वो रोहतास है। वो कौन सा ज़िला है? रोहतास है। सांझी शैली किस क्षेत्र की चित्रकला शैली है? ए बिहार के मिथिला क्षेत्र, बी बिहार के पूर्णिया क्षेत्र, सी मध्य प्रदेश के जबलपुर क्षेत्र और डी उत्तर प्रदेश के बर्ज क्षेत्र। सांझी शैली कहाँ की चित्रकला शैली है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के बर्ज क्षेत्र की शैली है सांझी शैली। सांख्यिकी विधि का प्रयोग करते हुए प्रोफेसर इनायत अहमद ने 1959 में बिहार के कुल कितनी कृषि प्रदेश में विभाजित किया था? यानी स्टैटिक्स डिवाइड करते हुए, स्टैटिक्स रूल को अपनाते हुए प्रोफेसर इनायत अहमद ने 1959 में बिहार को कुल कितने कृषि प्रदेश में विभाजित किया था? ए 11, बी 12, सी 10, डी 8। आपको बताने हैं कितने में किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 12। क्या हो जाएगा? बी 12। उन्होंने 12 प्रदेश में विभाजित किया था। अगला प्रश्न है, यानी कि जो सांख्यिकी विधि से बिहार का डिवाइड किया था 1959 में प्रोफेसर इनायत अहमद ने, वो 12 पार्ट्स में किया था। अगला प्रश्न है, कहलगांव सुपर थर्मल पावर स्टेशन का कुल उत्पादन क्षमता कितना प्रतिशत है? कितना है? प्रतिशत में नहीं, कितना में बताना। तो इसमें आप देख लीजिए, ऑप्शन है 2340 मेगावाट, बी 200 मेगावाट, सी 1800 मेगावाट और डी 2223 मेगावाट। तो सही आंसर इसका जो होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 2340 मेगावाट। कितना मेगावाट हो जाएगा? 2340 मेगावाट। अगला प्रश्न है, सांची के महान स्तूप का निर्माण किसने कराया था? ए सम्राट अशोक, बी चंद्रगुप्त, सी कालाशोक और डी शिशुपाल। तो सांची का जो स्तूप है इसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। किसने करवाया था? सम्राट अशोक ने। सबौर मेला बिहार में कहाँ आयोजित किया जाता है? सबौर मेला का आयोजन बिहार में कहाँ होता है? ए कटिहार, बी पूर्णिया, सी भागलपुर, डी सुल्तानगंज। तो सबौर मेला का आयोजन कहाँ होता है? भागलपुर में। सबौर भागलपुर में है। साहित्यकार शिव पूजन सहाय का जन्म कब और कहाँ हुआ था? कब हुआ था, कहाँ नहीं, कब हुआ था शिव पूजन सहाय का जन्म? ए 8 अगस्त 1982, बी 10 अगस्त 1981, सी 11 अगस्त 1892 और डी 9 अगस्त 1893। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 अगस्त 1893। शिव पूजन सहाय जो एक इतिहास साहित्यकार हैं, इनका जन्म हुआ था 9 अगस्त 1893 को। सारण के चिरांद एवं वैशाली के चेचर से
किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ए पूर्व पाषाण युग, बी नवप्रस्तर युग, सी पाषाण युग और डी मध्य पाषाण युग। तो यहाँ से नवप्रस्तर युग के अवशेष मिले हैं, जिनमें प्रमुख है हड्डियों से बने हुए औजार, सोमेश्वर दर्रा, बिकना ठोरी दर्रा, मरवात दर्रा किस पहाड़ी में स्थित है? ए राजगीर की पहाड़ी, बी उदयगिरी, सी मुंगेर पहाड़ी, डी सोमेश्वर की पहाड़ी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो यहाँ पूछ रहा है, इसका सही आंसर होगा सोमेश्वर की पहाड़ी में। सोमनाथ मंदिर बिहार के किस जिले में स्थित है? ए मधुबनी, बी गया, सी पूर्वी चंपारण और डी पश्चिमी चंपारण। तो इसका आंसर हो जाएगा मधुबनी। क्या आंसर हो जाएगा इसका? मधुबनी में है। सौराठ मेला बिहार में कहाँ आयोजित किया जाता है? सौराठ मेला बिहार में कहाँ आयोजित किया जाता है? ए पूर्णिया, बी मधेपुरा, सी मधुबनी और डी सहरसा। कहाँ आयोजित किया जाता है? तो इस मेले का आयोजन मधुबनी में होता है। सबसे कम साक्षर जिला कौन है? सबसे कम साक्षर जिला कौन है? ए पूर्वी चंपारण, बी पूर्णिया, सी सीतामढ़ी और डी सुपौल। तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्णिया। सबसे कम साक्षर जिला पूर्णिया है और महिला साक्षरता में सबसे निम्न स्तर पर सहरसा है। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन राज्य के किस जिले में स्थित है? ए भागलपुर, बी मुंगेर, सी वैशाली, डी पटना। बाढ़ सुपर थर्मल पावर जो है तो ये पटना डिस्ट्रिक्ट में है, क्योंकि बाढ़ पटना में आता है। इसका डिस्ट्रिक्ट कौन सा हो जाएगा? इसका डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा पटना। सोनपुर नगर किस नदी के तट पर स्थित है? ए सोन, बी कर्मनाशा, सी गंडक और डी गंगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गंडक नदी। यहाँ पे एक तरह से कहिए तो गंडक और सोन का संगम है, लेकिन गंडक को ही प्रमुखता से जाना जाता है। 16 महाजनपदों में कौन कौन से महाजनपद बिहार में स्थित थे? आपको बताना है। ए में है वर्ज, मालवा, उज्जपिरी। ये तीनों बिहार में नहीं थे। क्लियर हो गया? अगला देखिए, अगला है जो आपके पास ऑप्शन, वो है मगध, अंग और वज्जी। सी महिष्मती, वज्रमालवा और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मगध, जो कि राजगिरी जिसकी राजधानी थी, अंग जिसकी राजधानी चंपा थी यानी कि भागलपुर, और वज्र जिसकी राजधानी वैशाली थी। तो ये तीनों बिहार में थे। प्रश्न है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला ज़िला कौन है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला ज़िला कौन है? तो यहाँ आपके पास ऑप्शन है, ए कैमूर, बी समस्तीपुर, सी पूर्णिया और डी रोसड़ा। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो ज़िला है वो कौन सा है? वो है कैमूर। वो कौन है? कैमूर। 16 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध का विवाह किससे हुआ था? यानी उनकी पत्नी का क्या नाम था? ए भगीरथी, बी सरोज, सी सुखवंती और डी यशोधरा। तो गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था, जिनको बौद्ध ग्रंथों में गोपा, बिंबा, भदक्षिणा आदि नामों से वर्णित किया गया है। आइए देखते हैं आगे के प्रश्नों को। प्रश्न है, कोसी जल विद्युत केंद्र की स्थापना किस स्थान पर की गई है? एक पिरैया, बी कटैया, सी बरौनी, डी बेगूसराय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कटैया। कोसी जल विद्युत परियोजना केंद्र कहाँ है? कटैया में है। बिहार क्रिकेट संघ का गठन कब हुआ? ए 1938, बी 1935, सी 1937 और डी 1936। तो बिहार क्रिकेट संघ जो है इसकी स्थापना हुई थी 1937 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1937 में। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1930 में किसान सभा का गठन किया था। किस सभा का गठन किया था? तो स्वामी सहजानंद ने किसका गठन किया था आपको बताना है। आपके पास जो ऑप्शन है वो देखिए। आपके पास ऑप्शन है अखिल भारतीय सुरक्षा सभा, अखिल भारतीय नारी विकास सभा, अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा और अखिल भारतीय संविधान सभा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन 1930 में किया गया था। आज का अंतिम प्रश्न है,
बिहार नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की संवर्धन नीति किस वर्ष लागू की गई? ए 2018, बी 2017, सी 2019 और डी 2016। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी 2017। बी 2017 में ही नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की संवर्धन की नीति आई थी। स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने 501 से 550 तक किया। आई होप आपने भी साथ साथ किया होगा। तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं आपके कितने प्रश्न सही हुए, और एक बार शुरू से रिवीजन ज़रूर करते जाइएगा। रिवीजन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल नए प्रश्नों के साथ, एक नई उत्साह के साथ, एक नए वीडियो में। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।